दोस्तों टाटा स्टील के स्टॉक में आज हमने 1% की गिरावट देखी। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बाजार में बड़ी गिरावट, और बाजार में जिस तरह से गिरावट हुई निफ्टी मेटल सेक्टर भी गिरा और बहुत बड़ी गिरावट हुई। अब जितनी बड़ी गिरावट निफ्टी मेटल में है उससे काफ़ी कम टाटा स्टील के शेयर में गिरावट देखने को मिली। इसका मतलब यह है कि इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है और इसी वजह से दबाव हमें कम देखने को मिला। तो क्या आने वाले समय में टाटा स्टील के शेयर में हमें बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है? क्या इस समय हमें टाटा स्टील के स्टॉक में निवेश करना चाहिए? टाटा स्टील की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है उनकी सारी की सारी सब्सिडियरी कंपनी को एक साथ मर्जर किया जाएगा टाटा स्टील के अंदर और टाटा स्टील की साइज़ को बड़ा किया जाएगा। तो क्या ये निर्णय काबिल तारीफ़ है? क्या इस निर्णय के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए? तो बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसको भी डिस्कस करेंगे, साथ में इसके कुछ लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहे हैं उन टारगेट को भी देखेंगे, और क्या है फिच रेटिंग की संभावना है टाटा स्टील को लेकर। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बात करें बीएसई सेंसेक्स की, तो 56,788 के स्तर पर क्लोजिंग रही। 638 पॉइंट की गिरावट देखी हमने, 1.11% गिरा बीएसई सेंसेक्स। फ्राइडे को हमने करीब 1000 पॉइंट की हमने तेज़ी देखी थी, उसमें से 600 पॉइंट की गिरावट वापस हो चुकी है। अब ये गिरावट के पीछे वजह बनी इंटरनेशनल रीजन। इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हुई और इस गिरावट का नतीजा ये रहा कि हमारे बाजार में भी हमने आज गिरावट देखी। निफ्टी मेटल की बात करें तो 5593 के स्तर पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे हमने 3.02% की बहुत बड़ी गिरावट देखी। तो आज निफ्टी मेटल ज़बरदस्त पिटा है और काफ़ी समय से मेटल सेक्टर में वैसे भी दबाव बना हुआ है। उसके बावजूद भी टाटा स्टील के शेयर की बात करें तो हमने बड़ी गिरावट नहीं देखी। क्लोजिंग 98.30 पर रही, जहाँ पे हमने 1.01% की गिरावट देखी। तो देख सकते हो कि मेटल सेक्टर में 3% की गिरावट थी, लेकिन टाटा स्टील में हमने खाली 1% की ही गिरावट देखी, और वो भी अगर आप देखें इंट्राडे में तो पॉजिटिव माहौल बना, तब ये 99.65 तक जाके आया, यानी फ्राइडे की क्लोजिंग से भी ऊपर जाके आया, देखकर पॉजिटिव माहौल बनाया था। लेकिन फिर बाद में जब मेटल सेक्टर पिटने लगा तो उसका इफेक्ट यहाँ पर भी देखने को मिला हमें। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 82 इसका 52 वीक का लो है और 142 52 वीक का ये फिलहाल स्टॉक 98 के आसपास है और यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और फ्राइडे को 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। आज लगभग 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, तो वॉल्यूम में थोड़ी सी आपको कमी दिखाई देगी। अब यहाँ पे देखें तो IIFL सिक्योरिटीज़ की तरफ से टाटा स्टील में बाय की कॉल दी गई है। उनका कहना है कि इस लेवल पे आपको ख़रीदारी करनी चाहिए और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट 104 का है, जो बहुत जल्द आ सकता है। इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक और कहा जा रहा है कि आने वाले समय यहाँ पे डेफिनेटली तेज़ी बन सकती है। तो वैसे तो देखें तो टाटा स्टील में गिरावट की संभावना इसलिए बन रही है क्योंकि पूरे स्टील सेक्टर में ही दबाव बना हुआ है, और जैसे ही सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है उसका भी इफेक्ट देखने को मिला है नेगेटिव। दूसरी तरफ चाइना से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। चाइना में लॉकडाउन की वजह से जो एक्सपोर्ट है वो सारा बंद हो चुका है और ग्लोबल मार्केट में भी बहुत सारी मंदी चल रही है। ऐसे में स्टील सेक्टर पे दबाव बना हुआ है, लेकिन इसके बीच में अगर देखें तो टाटा स्टील स्पेशली इस लेवल पे काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि स्प्लिट के बाद इसकी प्राइस भी काफ़ी नीचे आ गई है। आपको पता ही होगा कि 1000 के आसपास स्टॉक था, तब इसको स्प्लिट किया गया, अब 100 के आसपास आया। तो लोगों का रुझान एक तरह से देखें तो इसमें पॉजिटिव बना हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो फिच रेटिंग की तरफ से टाटा स्टील को लेकर पॉजिटिव बातें कही गई है। उनका कहना है कि जो मर्जर का डिसीजन लिया गया है वो काफ़ी अच्छा है, यानी जो 7 कंपनियां टाटा स्टील में मर्जर की जाएगी उसकी वजह से इनका जो रॉयल्टी पेमेंट है उसमें कमी आएगी। इसके अलावा कंपनी का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाएगा और कंपनी के दूसरे भी खर्च में कटौती होगी। जैसे कि अब आप देखें तो अलग अलग कंपनीज के लिए प्रमोशन करना होता है, खर्च होता है, तो अब वो सारा एक कंपनी के अंदर ही करना होगा, तो वो सारा का सारा बच जाएगा। दूसरी तरफ अगर देखें तो एम्प्लॉयज़ की भी जहाँ पे 10 की ज़रूरत होगी वहाँ पे 7 से काम चल सकता है, तो वो भी हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे निर्णय जिसमें फ़ायदा होगा। सरकार की तरफ से जो मशीनरीज का इस्तेमाल भी अच्छे से किया जाएगा, एक दूसरे की जो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल भी वो कर पाएंगे। कुल मिला के ये जो डिसीजन है ये काफ़ी आशावर्धक है और इसके वजह से आने वाले समय तेज़ी का संभावना तो बन सकती है स्टॉक के अंदर। तो फिच रेटिंग का कहना है कि खरीदारी कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ जो रिपोर्ट निकल के आ रही है वो थोड़ी सी निराशाजनक है। रिपोर्ट कह रही है कि इस बार जो मानसून की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मानसून सक्रिय था, ऐसे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कामकाज था सारा रुक गया था और इस वजह से स्टील की डिमांड पूरी तरह से घटी है। दूसरी तरफ जो हमारा इंडिया से चाइना में एक्सपोर्ट होता है स्टील, वहाँ पर भी रुक गया क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कोविड की वजह से लॉकडाउन अभी भी चल रहे, ऐसे में वहाँ से डिमांड निकल के नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ एक्सपोर्ट ड्यूटी सरकार ने लगाई थी, उसको वापस विड्रॉ सरकार की तरफ से नहीं की जा रही है और इसका भी निगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इस वजह से जो एक्सपोर्ट का कारोबार है वो भी काफ़ी रुका हुआ है। ये सारी बातें जो स्टील सेक्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा निगेटिव बन रही है और इसी वजह से स्टील सेक्टर में दबाव बना हुआ है और आने वाले समय में क्वार्टर में इसका ये इफेक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बीच में अगर आप देखें तो टाटा स्टील में काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टमेंट किया है,
जो हमें ये बात का इशारा कर रहे हैं कि हमें भी इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो अगस्त के लेटेस्ट आंकड़े 31 अगस्त के SBI इक्विटी हाइब्रिड ने यहाँ पे 758 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 1.37% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा आदित्य बिरला SL फ्लैक्सी के अपने यहाँ पे 410 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 2.55% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ने यहाँ पे 367 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और उन्होंने 1.56% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट लार्ज कैप ने यहाँ पे 349 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.03% की होल्डिंग ली है। एडलवाइज बैलेंस एडवांटेज ने 60 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 0.69% की होल्डिंग ली है। SBI बैलेंस एडवांटेज ने यहाँ पे 344 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.39% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज ने 302 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.71% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा SBI मल्टी कैप फंड ने 249 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 2.18% की होल्डिंग ली है। मीरे टैक्स सेवर ने यहाँ पर 215 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 1.64% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रू वैल्यू डिस्कवरी ने यहाँ पे 214 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.84% की होल्डिंग ली है। तो ये आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 48% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 189% का शानदार रिटर्न मिला है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 24% स्टॉक गिर चुका है। फिलहाल ये डिस्काउंट में मिल रहा है। 3 मंथ के हिसाब से जरूर यहाँ पे 12.68% की हमें तेज़ी देखने को मिल रही है फिर से, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से 6.78% स्टॉक गिरा है और 1 डे के हिसाब से लगभग 1% की गिरावट है। कुल मिला के आप देख सकते हो कि जिसने भी 3 साल पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको लगभग 200% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है, और जिसने 3 मंथ पहले निवेश किया उसको भी लगभग 12% की तेज़ी देखने को मिली है। ओवरऑल स्टॉक ने प्रदर्शन तो अच्छा किया, लेकिन पूरा का पूरा स्टील सेक्टर दबाव में। अगर हम इनके रिजल्ट को देखें तो आंकड़े सामने दिखाई दे रहे कि काफ़ी दबाव बना हुआ है। जून 2021 में जहाँ पे इनका रेवेन्यू 53,465 करोड़ रुपीज़ का था, जो यहाँ पे जून क्वार्टर में बढ़ते हुए 63,430 करोड़ रुपये तक आया है। तो थोड़ा सा आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये फिर भी एक आशाजनक बात है कि कम से कम रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है। इसके अलावा इनके प्रॉफिट की बात करें, जून 2021 में 8,907 करोड़ रुपीज़ का जो प्रॉफिट था इस जून क्वार्टर में घट के 7,765 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई देगा। रेवेन्यू थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉफिट घटता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के पिछले 1 साल से दबाव बना हुआ है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो प्रमोटर की होल्डिंग 33.92% की है। कुछ गिरवी शेयर है, जैसे 1.55% के शेयर गिरवी रखे हुए। बात FI की करें तो दिसंबर में 21.36% की होल्डिंग थी, मार्च में 22.87% की होल्डिंग हुई और जून क्वार्टर में ये 21.95% की होल्डिंग हुई। तो मार्च के मुकाबले यहाँ पे जून क्वार्टर में कुछ होल्डिंग घटी है, लेकिन इसको अगर दिसंबर मंथ से कंपेयर करें तो अभी भी होल्डिंग बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। DI की बात करें तो 18.10% की होल्डिंग दिसंबर थी, मार्च में 20.41% किया और जून क्वार्टर में ये 19.02% की होल्डिंग हुई। तो मार्च के मुकाबले होल्डिंग जरूर कम हुई है, लेकिन अगर दिसंबर से कंपेयर करें तो अभी भी आपको यहाँ पे बड़े फंड हाउस की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। म्यूचुअल फंड की बात करें तो 10.37% की होल्डिंग दिसंबर में थी, मार्च में 10.08 हुई, फिलहाल 9.21% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको थोड़ी सी घटती हुई दिखाई देगी। अब जनरल पब्लिक की बात करें तो दिसंबर में 26.62% की होल्डिंग थी, मार्च में 22.80 हुई, फिलहाल 25.11% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे मार्च के मुकाबले होल्डिंग जरूर बढ़ी है, लेकिन दिसंबर से कंपेयर करें तो अभी भी यहाँ पे जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको कम दिखाई देगी। कुल मिला के प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो स्टॉक के साथ फिलहाल बना हुआ है। 89% बाई की कॉल है, 3% सेल की कॉल है, 8% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 97% लोग इसको लेना पसंद करें। आप पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से गिरावट होती है तो 96.53 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 93.77 तक स्टॉक जा सकता है और नीचे गया फिर 91.83 तक जा सकता है। तो गिरावट में हुई तो ये 91 तक आ सकता है। पॉजिटिव माहौल बनेगा तो 101 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार कर लिया तो फिर 103 तक स्टॉक जाएगा और वहाँ तक पहुँच गया फिर 105 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल डिप में खरीदारी करना चाहिए और मर्जर के बाद यहाँ पर जरूर तेज़ी बनेगी। आने वाले समय डेफिनेटली टाटा स्टील कमाल करेगा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस लेवल पे खरीदारी आपको कर लेनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।